हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो भी 2025 पीटीईटी और बीएसटीसी दे रहे हैं वो इस क्लास को पूरा सुने और पूरा ध्यान से सुने और पूरा देखें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज अपन 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो राजस्थान में डाकन प्रथा सर्वप्रथम कहाँ पे पाबंदी लगाई गई थी? आपको पता है दोस्तों, राजस्थान में अनेकों प्रथाएं मौजूद थी, जिसमें से सबसे बुरी प्रथा थी वो थी डाकन प्रथा। क्या होती है डाकन प्रथा? डाकन प्रथा ये होती है कि किसी को भी शक के आधार पे, इसको तो भूत लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? भूत, देवी देवताओं का जादू टोना, ये सब होने कि ये तो काली हो गई है, इसलिए उसको पाबंदी लगा के, सॉरी डाकन प्रथा, उसको डाकन बोल दिया जाता था। क्या बोल दिया था? डाकन के, ये तो डाकन है। और उसको मार देते थे। क्या कर देते थे? मार देते थे। दोस्तों, ये प्रथा सबसे ज्यादा किसमें थी? भीलों में थी। किसमें? भीलों में। इसलिए सर्वप्रथम, आपको पता है भील कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में। इसलिए सर्वप्रथम ये उदयपुर रियासत में रोक लगाई थी। कौन सी रियासत ने रोक लगाई थी? उदयपुर रियासत ने। कब लगाई थी? 1853 में। किसने लगाई थी? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह और जेके बुर्क के प्रयासों से 1853 में इस प्रथा पर रोक लगी थी। कब लगी थी दोस्तों? 1853 में। ये आपके एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो ये इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप लोग इस ध्यान से सुनेंगे और पूरा देखेंगे। मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा है, बिजोलिया किसान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बिजोलिया आंदोलन क्या था। इसके लिए मैंने एक क्लास भी डाली हुई है पूरी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, साधु सीताराम दास, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपने थोड़ा सा भी राजस्थान जी के ढंग से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हो कि साधु सीताराम दास। ये आंदोलन 3 चरणों में चल रहा था, ठीक है। और इसके पहले चरण के अंदर साधु सीताराम के साथ साथ ब्रह्मदेव और फतेहकरण, ये 3 लोग भी थे। सेकंड चरण की बात करें तो विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा इत्यादि लोगों ने इसमें योगदान दिया था। आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था, क्या हुआ था, ये अपन पूरा एक वीडियो में अलग से देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में आकल वुड फासिक पार्क स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है। आकल वुड फासिक पार्क है क्या? ये आज से 180 मिलियन साल पहले के पुरातत्व अवशेष मिले, और वो कहाँ मिले? तो वो मिले हैं जैसलमेर में। दोस्तों, कहाँ मिले? दोस्तों, जैसलमेर में। अब इसको एक राष्ट्रीय पार्क बना रखा है। आपको कभी जैसलमेर घूमने घूमने जाने का मौका मिले तो आप लोग आकलवुड फोसिसी को जरूर देख के आइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में कपास उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? राजस्थान के किस जिले में कपास उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो कपास उत्पादन आप लोग इसमें देखो, जयपुर और अलवर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और बूंदी। थोड़ा सा अनुमान लगाओ। कपास, ठीक है। तो इसके लिए अच्छी और काली मिट्टी और गर्म शुष्क वायु प्रदेश चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों, इसका आंसर होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। और अगर राजस्थान की संदर्भ में दिए, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य के किस जिले में अन्न का कटोरा कहते हैं? अन्न का कटोरा कौन सा है भाई साहब? अगर आपने सही से, ये बेसिक राजस्थान है। कौन सा है? बेसिक राजस्थान है। तो अन्न का कटोरा गंगानगर। अन्न का कटोरा गंगानगर। अन्न का कटोरा गंगानगर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। वो कहाँ होता है? गंगानगर में। इसलिए जो खाद्यान्न का कटोरा आ जाए तो भी आपको सही करना है गंगानगर, और अन्न का कटोरा आ जाए तो भी गंगानगर। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी?
और ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उसके समकालीन ही राजस्थान में कौन सी सभ्यता थी, तो वो थी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता। ये हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पे? वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में। उसकी सबसे मेन विशेषता है वो ये है कि इसमें जुते हुए हल के अवशेष मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे भारत के अंदर जुते हुए हल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो वो कालीबंगा में मिले हैं। ये कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये हनुमानगढ़ में अवस्थित है। इसकी 1953 के अंदर खोज की गई थी, ठीक है। और ये किसके समकालीन है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, क्योंकि सिंधु घाटी के जैसे ही इसमें सब कुछ पाया गया है। और सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता और ये कालीबंगा सभ्यता एक दूसरे से परस्पर थे और एक दूसरे दोनों आपस में व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रदेश है? बर्ड विलेज क्या होता है? बर्ड विलेज, ये मैनार उदयपुर में बर्ड विलेज क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बर्ड विलेज ये उदयपुर में पक्षियों का घर, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे? मैनार उदयपुर में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क कहाँ पे है? तो ये अपने जयपुर में है। कहाँ पे? झालाना, जयपुर में। झालाना, जयपुर में, ठीक है दोस्तों। लेपर्ड पार्क कहाँ पे है? झालाना, जयपुर के अंदर। और ये देश का पहला लेपर्ड पार्क है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं। भारत का पहला तेंदुआ रिजर्व है, क्या है? तेंदुआ रिजर्व कौन सा है? झालाना। आगे चलते हैं। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो कागज पर चित्र, ये कागज है, इस पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है पाना। क्या कहा जाता है? पाना। ये राजस्थान की संस्कृति में बहुत ज्यादा फेमस है। ये मुख्यतः नाथ द्वारा राजसमंद में प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है? देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। किस पे किया जाता है? पाना पर। तेज होता है। एक कपड़ा भी ले लेते कभी कभी, पाना, उसको बोलते हैं पाना। मतलब कि कागज के चित्र उकेरे जाते हैं उसको बोलते हैं पाना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है। और ये विष्णु जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु जी को। दोस्तों आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि कौन सा मंदिर किसको समर्पित है, शिव को है, विष्णु को है। इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? अजमेर में। और ये किसको समर्पित है? विष्णु जी को। 1844 के अंदर सेठ पूर्णमल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। किसने निर्माण कराया था? पूर्णमल ने। कब कराया था? 1844 में। और ये किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे स्थित है? दोस्तों आप सब इससे तो जानकार होंगे ही। कीर्ति स्तंभ है वो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था 1460 के अंदर महाराणा कुंभा ने। किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। ये 9 मंजिला है। कितना है? 9 मंजिला है। और इसका निर्माण कराया था, वो कराया था महाराणा कुंभा ने 1460 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रति वर्ष मुरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मुरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फरवरी के महीने में। और इसमें मिस मुरु महोत्सव के मिस बनता है। और सॉरी, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर ये फरवरी के महीने में फेस्टिवल आयोजन होता है। उसके बाद अगला बात करते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी अंतःस्थलीय
नदी कहलाती है। क्या होती है अंतःस्थलीय दोस्तों? नदियां तीन प्रकार की होती है। एक तो वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, एक अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, और एक होती है अंतःस्थलीय। क्या होती है? अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय नदी वो होती है जो अपना जल, मतलब कि जैसे राजस्थान की सीमा है तो उसके अंदर ही सिमट जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्थलीय। जो किसी नदी में जाकर या तो समाहित हो जाती है या अपना जल उससे पहले ही पूरा हो जाता है, उसको बोलते हैं अंतःस्थलीय नदी। तो दोस्तों ये नदी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? तो अंतःस्थलीय राजस्थान की नदी है वो है लूनी नदी। दोस्तों कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? नागपाड़, अजमेर से निकलती है। ये अजमेर होके पाली जाती है, पाली से होके ये बालोतरा, बालोतरा में जाके ये अपना पानी खारा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह जाता है, इसलिए यहाँ पे पानी क्या हो जाता है? खारा पानी। और ये आगे जाके गुजरात तक जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तब जाती है, नहीं तो ये क्या है? अंतःस्थलीय नदी है। क्या है? ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने सुना होगा, ये अपने सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। रणथंभौर की बात करें तो 1973 के अंदर इसको टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट, ये सबसे पहला था। 1980 के अंदर इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पहली बार चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो राजस्थान में पहली बार जो इलेक्शन हुए थे वे हुए थे 1952 के अंदर। और ये कितनी सीटों पे लड़े गए थे? तो 160 सीटों पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अजमेर था ना, अजमेर मेरवाड़ा, वो शामिल नहीं था, इसीलिए ये 160 सीटों पे लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ? तो भी 1952 आप कर सकते हो। उसके बाद राजस्थान जनसंख्या नीति राजस्थान में कब लागू हुई? तो ये 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पानी का जहाज कहलाता है? पानी का जहाज, पानी का जहाज गंगानगर, क्योंकि नहरें सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो वो पे अपने देखते हैं नहर सबसे ज्यादा गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में, इसीलिए पानी का जहाज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो अपने सबसे कम जनसंख्या वाला जैसलमेर है। क्यों? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जिला, या बड़ा मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान ज्यादा है ना, इसलिए लोग कम रहते हैं, यहाँ पे खेती भी कम होती है, पानी भी कम है, इसलिए जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पे अगर जनसंख्या घनत्व देखने जाए ना तो मतलब 4 से 5 किलोमीटर के बीच में आपको एक ढानी मिलेगी। कितनी ढानी मिलेगी? एक ढानी मिलेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसलिए राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो वो जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बीएसटीसी में जुड़ जाइए, मेहनत करिए, दिल लगा के। 1 जून को आपका पेपर होना है और देखना आपके ऐसे क्वेश्चन हूबहू आपको मिलेंगे, और इस क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान की लोक देवी बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की फेमस है? बनी ठनी दोस्तों, बनी ठनी अपने बात करें तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली में। कौन सी में? किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। और यहाँ का जो शासक था वो था सावंत सिंह। कौन सा था दोस्तों? ये क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन राजस्थान का जो भी एग्जाम होता है उसमें लगभग रिपीट होता ही है। तो आप लोग किशनगढ़ शैली के बारे में और अच्छे से देख सकते हो, और इसके चित्रकार भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए ये बनी ठनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बनी ठनी अपनी भारत की मोनोलिसा कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की मोनोलिसा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है
वो अपने जय संबंध है, कौन सी है जय संबंध झील, कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में। कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि राजस्थान माउंट आबू है वो अपने सिरोही के अंदर है। और माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी? 1722 भी बोल देते हैं, 1722 किलोमीटर है इसकी गुरु शिखर की ऊंचाई। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी कहाँ पे है? अपने माउंट आबू के अंदर। एक चीज और दोस्तों माउंट आबू की फेमस है, वो है नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। दोस्तों कहा जाता है कि नक्की झील को नाखूनों से बनाया था देवताओं ने। किसने बनाया था? नाखूनों से। इसलिए माउंट आबू बहुत ज्यादा चर्चा में रह सकता है और इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई माउंट आबू की कौन कौन सी चीजें फेमस है। आप लोग सर्दियों के मौसम में यहाँ मस्त घूमने जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। राजस्थान में पहली बार महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो वो अपने जयपुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? अभी मैंने आपसे बात करी थी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। कहाँ पे आया हुआ है? माउंट आबू में। कहाँ पे है? इसकी लंबाई की बात करें 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, गुरु शिखर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है? अभी अपन ने बात करी थी और ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय वो होती है शुष्क मरुस्थल, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ की जलवायु कंटीली है ना, जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है। बारिश बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होते हैं, 0 से 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है दोस्तों, तो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो वो अपने जैसलमेर बाड़मेर में पड़ सकता है, जैसलमेर और बाड़मेर में। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु कहाँ पे? जैसलमेर। अगर इसको अपन ऑप्शन से बात करें तो मरुस्थल आ गया, तो कोटा में तो होगा नहीं, डूंगरपुर में होगा नहीं और बूंदी में भी होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन अपना जाता है वो कौन सा जाता है? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग यूज करके मेथड यूज करोगे, ऑप्शन काटोगे ना, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं ये आपको गारंटी लिख के देता हूँ। आप लोग पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, ये आपके लिए पहली बार आप लोग ओमार कैसे भरते हो, है ना, वो आपको सही से भरना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मास्टर से पूछ भी सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं ना वो सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको लगता है कि मेरे को आ तो रहा है लेकिन इसमें डाउट है, तो वहां आप दो ऑप्शन कट कर सकते हो। जैसे राजस्थान में थार का रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल, रेत का सागर, मान मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन काट सकते हैं, तो मरुस्थल, तो मरुस्थल तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश का क्या मतलब? थार का रेगिस्तान, शुष्क प्रदेश, तो ये दो ऑप्शन कट गए। रेत का सागर और मान मरुस्थल, इस दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आप एक पे टिक कर सकते हो, तो वो है मान मरुस्थल। ऐसे दोस्तों आप लोग ऑप्शन कट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर। राजस्थान में पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? तो पुष्कर आपको पता है राजस्थान में अजमेर जिले में पड़ती है। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। पुष्कर अजमेर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सूरज की किरणें किस स्थान पर पड़ती है? तो वो है झालावाड़। ठीक है दोस्तों, झालावाड़। आगे बात करते हैं। कौन सा जिला जय का किला कहलाता है? जय का किला दोस्तों जयगढ़। जय का किला जयगढ़। जयगढ़ ये कहाँ पे पड़ता है? अपने जयपुर के अंदर पड़ता है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है?
जयपुर के अंदर। अगर आप लोग कभी जयपुर आओ घूमने के लिए तो जयगढ़ किले को देख के जा सकते हो, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े पानी के टांके देखने को मिल जाएंगे, है ना। और ये आपको पता हो तो इंदिरा गांधी के टाइम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस हुआ था, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि इसके अंदर सोना था और जो इंदिरा गांधी ने दिल्ली लेके गई थी, और ये इंदिरा गांधी ने इस किले को 2 दिन तक बंद रखा था। दिल्ली और जयपुर का रास्ता उसको भी 2 दिन के लिए लॉक कर दिया था, इसलिए जयगढ़ का किला बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान को किस शहर को सूर्य की नगरी, वाह अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की नगरी जोधपुर, अपने सूर्य नगरी, सूर्य नगरी या ब्लू हेवन सिटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है अपने जोधपुर। कौन सी सिटी है? जोधपुर। अगली बात करते हैं, मावट किस प्रकार की वर्षा को कहते हैं? मावट, मावट, मावट कब होती है दोस्तों? आप लोगों को पता है, आप सबको पता है कि सर्दियों के मौसम में, कौन से सर्दियों के मौसम अपन जो भी फसलें बोते हैं, मोस्टली गेहूं की फसल हो गई है, सरसों हो गई है, तो उस टाइम जो फरवरी के महीने में बारिश आती है ना, जिसको अपन बोलते हैं ना कि भाई पाता पड़ गया, वही बोलते हैं ना क्या, तो वो होती है मानसूनी वर्षा। तो आपको पता है अभी आएगी गर्मियों के अंदर शीतकालीन वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ग्रीष्मकालीन तो होगी नहीं, चक्रवाती भी नहीं होगी, तो ये शीतकालीन मावट। मावट किसको बोलते हैं दोस्तों? तो मावट होती है वो शीतकालीन वर्षा होती है। जो इस मावट से सबसे ज्यादा कौन सी फसल को फायदा होता है? तो वो गेहूं की फसल को होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं, राजस्थान के किस झील को राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है? राजस्थान की किस झील को राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है? तो वो है दोस्तों केवला देव। केवला देव कौन सा है? केवला देव। ये अपने भरतपुर के अंदर पड़ता है, और यहाँ पे कम से कम 350 प्रजातियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 350 प्रकार की, 350 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगली बात, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सांबर। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ से लगभग 98% नमक का उत्पादन किया जाता है, और ये सांबर झील है वो अपने जयपुर के अंदर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ किसने बनाया था? विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो वो बनाया था अपने महाराणा कुंभा ने। किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस किले में शीतला माता मंदिर स्थित? तो शीतला माता राजस्थान के किस किले में? तो वो है आमेर में। कहाँ पे है? आमेर। आमेर कहाँ पड़ता है दोस्तों? जयपुर के अंदर। इसका निर्माण कराया था वो कनवती देवी। ठीक है दोस्तों, किसकी पत्नी थी ये? तो मान सिंह की। ठीक है दोस्तों, तो शीतला माता मंदिर का निर्माण कराया था वो आमेर में मान सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो कालबेलियों का। किसका है दोस्तों? कालबेलियों का। और ये पूरे देश का, पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी मार्गरेट अल्वा। ठीक है दोस्तों, प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ये भी राजस्थान की राज्यपाल रही है, और आगे जाके ये उपराष्ट्रपति बनी थी। सुमित्रा महाजन राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष रही हुई है। सरोजनी नायडू है, ये भी राजस्थान की राज्यपाल रही हो, लेकिन इसने क्या पूछा है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी दोस्तों मार्गरेट अल्वा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए पीटीटी के लिए और बीएसटीसी दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी क्लास देखनी है और अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान की कौन सी बोली राजस्थानी भाषा की मानक बोली मानी जाती है? आपको पता है दोस्तों, आजकल राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं और सबसे ज्यादा मांग उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन आपको भी पता है कि राजस्थानी भाषा की मानक बोली है वो अपने मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो वन प्रदेश के नाम से बांसवाड़ा। आपने कौन सा? बांसवाड़ा। इसको टापुओं का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टापुओं का शहर। बारिश के मौसम में बहुत शानदार नजारा होता है दोस्तों इस बांसवाड़ा का।
ठीक है दोस्तों। भीलवाड़ा शहर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो ये अपने वस्त्र इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? वस्त्र इंडस्ट्री के लिए। और इसको ये दर्जा कब मिला? 2008 के अंदर। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में पाए जाते हैं? तो सरिस्का अलवर के अंदर। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में दूध व खाल क्या है? दूध व खाल, दूध व खाल क्या है? शानदार क्वेश्चन बनाया है। तो ये नहर का नाम है। क्या है? नहर का नाम। ठीक है दोस्तों। पन्ना धाय का नाम किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? क्या शानदार क्वेश्चन पूछा। पन्ना धाय का नाम किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है उदय सिंह की रक्षा से संबंधित है। दोस्तों आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ में जब आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पन्ना दाई थी ना, उसने अपने बेटे की कुर्बानी देके किसको बचाया था? उदय सिंह को। इसलिए इसको पन्ना दाई बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। राजस्थान में खारी नदी किस जिले में बहती है? तो खारी नदी है ना, वो अपने अजमेर से निकलती है और ये राजसमंद में जाके बनास में मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो खारी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर से। चिपको आंदोलन से प्रेरित अपनो वन अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? हालांकि ये करंट का क्वेश्चन था, चांस नहीं बनते आने के, लेकिन ये उदयपुर से हुआ था। ठीक है दोस्तों। अपनो वन आंदोलन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उदयपुर। ये एक अभियान था जिसमें ये स्थानीय लोगों को जागरूक करके वनों के बारे में बताया जाता था कि वन की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या नहीं है, उसके बारे में चलाया गया था। ये क्वेश्चन अभी मुश्किल ही लगता है कि आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में गोमती सागर झील कहाँ पे है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गोमती सागर झील, गोमती सागर झील अपने बांसवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर। और अपने अभी पड़ा बांसवाड़ा को और क्या कहा जाता है? 100 टापुओं का शहर। ठीक है, याद रखना आप लोग अच्छे से, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के किस लोक देवता को मृत्युंजय भगवान कहा जाता है? तो वो अपने तेजा जी को। किसको कहा जाता है? तेजा जी को। राजस्थान का वित्त आयोग किस अवधि के लिए गठित होता है? तो कितनी अवधि के लिए राजस्थान का वित्त आयोग? 5 वर्ष के लिए। और भारत का वित्त आयोग वो भी आर्टिकल 280 के अंदर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति होता है ना, वो वित्त आयोग का गठन करता है। और राजस्थान की बात करें तो कौन गठन करता है? राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल के अंदर? 280 के अंदर। राजस्थान की बात करें तो 243 वाई के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की वन नीति कब लागू की गई थी? तो दोस्तों राजस्थान की वन नीति आई थी वो 2011 के अंदर आई थी। कब आई थी दोस्तों? 2011 के अंदर। ये अपन ने दोस्तों राजस्थान के 50 क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं। 50 नहीं, ये एक तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि अब मैंने बहुत ज्यादा एडिशनल जानकारी बताई इसके अंदर। और ये क्वेश्चन आपके BSTC का एग्जाम जो 1 जून को होना है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।